ओम गुरुवे नमः। दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 511 एक्सिस राहु केतु। केतु इन 11th हाउस। देखिए केतु का नेचर तो आप सब जानते ही हैं। केतु के नेचर से अभी तक आप परिचित अच्छी तरह भली भांति परिचित हो चुके होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से हर दूसरे दिन तीसरे दिन केतु महाराज मेरी जुबान से प्रकट हो जाते हैं और आप तक कुछ कहने को मैं बाधित हो जाती हूँ। तो केतु है क्या? एक हेडलेस प्लैनेट है जो कि अमर हो चुका है। देवताओं की लाइन में उन्हें जगह नहीं मिली और राक्षस वो राक्षस प्रवृत्ति से जाने जाते हैं, इसीलिए लोग उनको बहुत मैलिफिक प्लैनेट कहते हैं। बट मुझे केतु जितना कोई बेनिफिक और अच्छा प्लैनेट अभी तक तो कुंडली में नजर आया नहीं। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के करीब जाते हैं, उसके आचार विचार जानते हैं, उसको नज़दीक से जानते हैं, तभी आप उसको पहचान पाते हैं। तो जब जब भी मैं केतु गवन व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो मैंने ये पाया कि केतु महाराज से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। तो देखिए, उनको स्मरण करते हुए, उनको शीश झुकाते हुए, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना तो केतु भी आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं तो चीज ही क्या हूं। जब केतु 11वें घर में होते हैं, इनको एक मैलिफिक प्लैनेट माना जाता है, तो ऐसा नेटिव बहुत टफ टाइम से गुजरता है। लेकिन he or she is always blessed with wealth and society's status। उसके पास स्टेटस भी होता है, उसके पास धन दौलत भी होती है, क्योंकि 11वां घर क्या है? हमारी डिजायर्स हैं, लाभ का घर है, गेन का घर है और लोभ का भी घर है। हमारा सोशल सर्कल है, हमारे फ्रेंड्स हैं, इन सबको 11वां घर दर्शाता है। अब केतु जैसा ग्रह जो बहुत ही कार्मिक है, पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है अपने कर्मों के द्वारा और ऑलरेडी परफेक्ट है, परफेक्शन की स्टेज पर है। उसने सब सुख दुख सब चीज़ों का एहसास किया हुआ है। बस कुछ कर्मास जो उसके बैलेंस रह गए हैं, वो इस लाइफ में उसका मेन मोटिव यही है पूरे करके, और फिर जो उसका हाईएस्ट गोल है लाइफ का, वो है मोक्ष, स्पिरिचुअल जर्नी। उसको उस पर चलकर मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है और वो यही लालसा लेकर आया है कि यहाँ जो अब ऐसी ऐसी लालसा के साथ आया है कि मुझे मोक्ष पाना है। अब ऐसा प्लैनेट, ऐसा नेटिव जो मोक्ष की सोच कर आया है, उसको एक ऐसे घर में डाल दिया जाए जो कि लालसा का है, लोभ का है, ग्रीड का है, डिजायर्स का है, तो
वो क्या करेगा? वो तिलमिलाएगा। उसको वो यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाता है अनटिल एंड अनलेस उसको कोई गाइडेंस मिले, गुरु की गाइडेंस मिले, जो कि उसका गुरु है, या ऐसा व्यक्ति मिले जो उसको गुरु की तरह गाइड करे। तो उसकी जो लालसा है, जो मतलब वो डिससेटिस्फाइड रहता है, कंफ्यूज रहता है, उसको लगता है कि मैं इस दुनिया में करने क्या आया हूँ। जब तक उसकी वो लालसा, जब तक वो उसकी जो डिज़ायर है वो सेटिस्फाई नहीं होती, या उसको अपने एम की प्राप्ति नहीं होती, या उसको एम का ज्ञान नहीं होता कि मैं क्या करने आया हूँ, तब तक वो ना डिससेटिस्फाइड रहता है, कंफ्यूज रहता है। इसीलिए कहते हैं कि केतु इज़ अ कंफ्यूज्ड प्लैनेट। अब ये नहीं है कि वो सदा ही कंफ्यूज रहेगा, तब तक कंफ्यूज रहेगा जब तक उसको अपने एम का पता नहीं लग जाएगा। तो देखिए, मैंने कोशिश की है उसको अपने विचारों को कैनवस पर उतारने की, जिसको मैं बीच बीच में आपको बोलकर सुनाती भी जाऊंगी और अदरवाइज मैं कहती भी जाऊंगी। क्योंकि जब इंसान अपने विचार प्रकट करता है तो उसके, जब वो इंट्यूटिव होता है तो उसके अंदर से विचार आते हैं, लेकिन उसको जब वो इंटरप्रेट करने जाता है तो इतने इतने परफेक्टली वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता। तो इसी वजह से आई वुड लाइक कि जो मैंने कैनवस पर उतारा है, जो मेरे दिमाग में आता चला गया, या जो मैंने ऑब्जर्व किया है, या जो लोग मेरे उसमें विसिनिटी में मेरे करीब आए हैं, वो एक्सपीरियंसेस मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। तो उनको मैं बीच बीच में आपको पढ़कर भी सुनाती जाऊंगी। तो देखिए, जो ये मोक्ष कारक है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, लालसा लेकर आया है यहाँ दुनिया को, मटेरियल वर्ल्ड, इस दुनिया में आया है, मटेरियल वर्ल्ड में आया है जहाँ पर, और जब यहाँ पर आया तो इसकी चकाचौंध को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या करे, कोई गाइड भी तो नहीं कर रहा। अनटिल एंड अनलेस जुपिटर, जो उसके गुरु हैं, उनका साथ हो या एस्पेक्ट हो। मतलब आइदर जुपिटर इज सिटिंग विद केतु और जुपिटर इज एस्पेक्टिंग, और ऐसे नेटिव के साथ में उसके गुरु हों, गुरु उसको रास्ता दिखा रहे हों। कुछ रोशनी पा जाता है जब गुरु होते हैं, जब गुरु एस्पेक्ट करता है तो उसको अपना कुछ रास्ता, अदरवाइज तो वो कंफ्यूज है, अंधेरा है, टग ऑफ वॉर चल रहा है, एक तरफ राहु है एक तरफ केतु है, बीच में क्या है, धुआं है, तो उसको अपना असली पाथ नज़र नहीं आ रहा। वो उस धुएं से, राहु के धुएं से केतु कंफ्यूज हो रहा है कि मतलब इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर, क्या करूँ, कौन मुझे समझाएगा, ये सब क्वेश्चंस और उसके मन में आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर जब उसका ऊपर गुरु का अगर एस्पेक्ट पड़ जाए या उसको कोई गुरु मिल जाए तो वो एनलाइटनमेंट की तरफ चल पड़ता है, एनलाइटनमेंट होने लगता है। एनलाइटनमेंट मीन्स कि आपके हृदय में एक रोशनी आने लगती है, आपको अपना रास्ता साफ दिखाई देने लगता है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। नहीं तो वो मछली की तरह, जैसे एक मछली तड़फती है उस तरीके से तड़फता रहता है, और वो तड़फ, वो डिज़ायर इस मटेरियलिस्टिक रूपी संसार में उसको तड़पन देती रहती है। उसमें मछली की तरह एक तड़प पैदा हो जाती है जो डिज़ायर रूपी संसार में तैर रही है। मतलब ये संसार तो डिज़ायर से भरा हुआ है, तो
केतु रूपी व्यक्ति जिसका 11वें हाउस में केतु है, वो ऐसे मछली की तरह तड़पने लगता है इस संसार में आके। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा। वो रडरलेस है, उसे कोई किनारा नहीं नजर आता। अब संसार में तो आ गया, हेड है नहीं, समझा कोई रहा नहीं है, बड़ा कंफ्यूज हो गया है, रडरलेस है, मछली की तरह तड़प रहा है। और ये संसार मतलब कोई जल नहीं है, वो इस संसार को ही मैं सागर बता रही हूँ। तो इस सागर में वो मछली की तरह तड़पता है अपनी लालसा को, अपने अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए। अब उसकी डिज़ायर दुनिया वालों से मिलती जुलती नहीं है, अलग है, अनकन्वेंशनल प्लैनेट है। तो वो जब इस संसार में तड़प रहा है, रडरलेस है और उसे कोई किनारा नज़र नहीं आता, तब उसे सेल्फ रियलाइजेशन होता है और इंट्यूशन आता है कि उसका पर्पस क्या है। मतलब फिर उसको अपने पर्पस की थोड़ी थोड़ी अनुभूति होने लगती है। क्यों आया है यहाँ पर, उसका काम क्या है, ड्यूटी क्या है। वो एक अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, दुनिया के रीति रिवाजों से बेखबर, गोज डीप इनसाइड हिज सोल, वो अपनी आत्मा में उतर जाता है। अब देखो दुनिया में आ गया, उसको पर्पस नहीं पता था, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया। और फिर अगर कोई गुरु मिल गया तो उसको रास्ता नज़र आ जाता है, अदरवाइज वो इस संसार रूपी समुद्र में मछलियों की तरह तड़पने लगता है, मछली की तरह तड़पता है। केतु इज वॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय फिश, तो मछली की तरह तड़पने लगता है वो। और फिर वो उसको अंदर से इंट्यूशन आता है कि उसका पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, क्यों आया है यहाँ पर। और अनकन्वेंशनल प्लैनेट होने के कारण दुनिया के रीति रिवाजों से बेखबर, गोज डीप इनसाइड हिज सोल एंड देन स्टार्ट्स वर्किंग ऑन सच ए पाथ विच ही हैज नेवर सीन। एक ऐसे पथ पर चलने लगता है, उसको अंदर से इंट्यूशन होता है, वो अपने अपने अंदर जाता है, आत्मा से पूछता है, तब आत्मा की से आवाज़ आती है कि तुम्हारा जो वर्क है वो क्या है, उसको समझ आता है। गोज डीप इनसाइड हिज सोल एंड देन स्टार्ट्स वर्किंग ऑन सच अ पाथ विच ही हैज़ नेवर सीन। अनजाना सा, अकेला, बट अपने मन में एक ऐसी इंटेंशन, एक भाव का बीज लेकर प्रफुल्ल जो कि वो मतलब उसके मन में एक ऐसा भाव है, उसने एक ऐसा बीज बोया है कि वो जो सोचता है कि उसको लालसा है, उसको किस चीज़ की डिज़ायर है, उसको डिज़ायर है कि वो ऐसा पेड़ बनकर प्रफुल्लित हो जो कि आध्यात्मिकता और जिस पर आध्यात्मिकता और पर भलाई, दूसरों के भलाई के फूल खिलें। अब देखिए ये मैं लिखती जा रही थी, तो अगर मैं इसको दोबारा रिपीट करती तो शायद मैं ना बोल पाती, इसीलिए मैं कुछ इसका सहारा ले रही हूँ। अकेला अपनी डगर पर अपनी धुन का पक्का खोज में निकल पड़ता है, एक ऐसे मिशन पर जहां काम करके उसे एक सेटिस्फैक्शन मिले, दूसरों को लाभ हो, क्योंकि लाभ के घर में है तो वो लाभ देना चाहता है, लेकिन अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचता। नेवर थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। वो एक ऐसे पथ पर चलना चाहता है, उसको ऐसी एनलाइटनमेंट मिलती है जब वो अपनी इंट्यूशन को यूज करता है, झांकता है, गट फीलिंग को सुनता है, तो वो एक ऐसे पथ पर चल पड़ता है जहाँ पर कम्युनिटी को लाभ हो, सोसाइटी को लाभ हो। वो अपने लाभ की कभी नहीं सोचता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर मोक्ष के लिए आया है। तो अब ये लाभ के घर में क्या करेगा फिर, जब उसको अपना रास्ता उसका अपने गट पर चलने लगा तो बहुत मेहनत करता है, गिरता है, पड़ता है, पर चलता चला जाता है,
रास्ते में कुछ लोग उसको फिर उठाने के लिए साथ हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा मिशन जो उसको अंदर से, अब एक ऐसा मिशन जो उसको अंदर से उसकी गट फीलिंग ने बताया है, वो एम लेकर वो अकेला ही उस पथ पर चल पड़ता है और उसको वो अकेला राही, चल अकेला, ये थीम लेकर वो चल पड़ता है। और जब ऐसा नहीं है, उसके रास्ते में चैलेंजेस आते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं, पर वो कड़ी मेहनत करता है, गिरता है और फिर बार बार उठता है। और इस रास्ते में उसको उठाने के लिए कुछ लोग उसके साथ हो जाते हैं। फिर वो फिर चलते चलते सक्सेस को पा जाता है और अपनी परचम का झंडा गाड़ देता है। तभी तो उसको, केतु को क्या कहते हैं, फ्लैग, एक झंडे से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो अपनी परचम जब अपनी गोल पर पहुंच जाता है तो वहां पर झंडा लगा देता है, दैट आई हैव डन इट। वो किसी से मदद नहीं मांगता, जितनी भी कठिनाइयां आए। इसीलिए कहते हैं कि केतु को बहुत दुख मिलता है। दुख इसीलिए मिलता है क्योंकि वो स्वार्थी नहीं है, वो निस्वार्थ भावना से, एक अच्छी इंटेंशन से आगे बढ़ता चला जाता है। और जब वो अपने गोल पर पहुंच जाता है तो परचम लहरा देता है, झंडा लहरा देता है, आई हैव डन इट, झंडा गाड़ देता है। तभी से फ्लैग कहा जाता है। ये किसी से मदद नहीं मांगता और जब एक नई खोज, एक नई क्रिएशन को जन्म दे देता है। मतलब क्योंकि पांचवा घर किसका है, पांचवा घर है, पांचवें घर में राहु बैठा है, वो क्रिएशन है, वो खोज है, वो क्रिएटिविटी है। तो वो क्या करता है कि लोगों के लिए रिसर्च करता है, एक नई चीज़ क्रिएट कर देता है जो कभी किसी ने ना सोची है ना कभी बनाई है। तभी बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, जो जिनका केतु 11th में आप पाएंगे या 8th में पाएंगे, आप देखेंगे वो काफ़ी बड़े मतलब खोज कारक होते हैं, नए साइंटिस्ट बन सकते हैं। और तब एक नई खोज का जन्म हो जाता है, क्रिएशन हो जाती है स्वयं। तब लोग उसका लोहा मान लेते हैं, दैट कि यू हैव डन इट। और सारे लोग और क्राउड इकट्ठी हो जाती है ऐसे व्यक्ति के चारों तरफ। वो भीड़ में घिर जाता है। चला था, देखिए, अकेला चला था, बट उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। मुझे रास्ते में जितनी भी परेशानियां आई, जितनी भी कठिनाइयां, इसीलिए परेशानियां होती हैं केतु गाइडेड पर्सन को, क्योंकि वो दूसरों के लिए वो ऑब्स्टिकल्स हटाता चला जाता है और एक ऐसी खोज करना चाहता है जहां पर दुनिया को लाभ हो, सब लोगों को, नीडी पर्सन्स को लाभ हो, सेल्फलेसली अपने लिए। वो तो जब वो किसी चीज़ की खोज कर लेगा, कोई चीज़ नई बन जाएगी, तो ऐसे में क्या होता है, कम्युनिटी को लाभ होता है। वो मास को लेकर चलता है, बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारों लोगों के लिए एम लेकर चलता है। तो उसके चारों तरफ क्या होती है, चला था अकेला, लेकिन हो गया क्या, कम्युनिटी इकट्ठी हो गई, क्राउड इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि ये काम वो स्वयं के लिए नहीं कर रहा था और मास को लेकर चलता है, नीडी पर्सन्स के लिए कर रहा था, देश के लिए कर रहा था। तब मास में एक भीड़ का जत्था स्वयं ही उसके साथ हो जाता है। उसकी मदद करने के लिए लाखों लोग, करोड़ों लोग, असंख्य की संख्या में उसके दोस्त और जनता उसके साथ जुड़ जाती है। तो पहले वो अकेला होता है, दोस्तों से अकेला होता है, लेकिन फिर उसके असंख्य दोस्त इस रूप में जुड़ जाते हैं और लोग स्वयं ही मदद के लिए टूट पड़ते हैं, मेहनत से, टाइम से। अब जिसके पास जो भी है, जिस दोस्त के पास जो भी है, मेहनत है, टाइम है, किसी के पास मशीनरी होगी, पैसे से लोग अपना घर होगा,
अपना पैसा, अपनी मशीनरी, ये सब देकर उसको हेल्प करते हैं। वॉट एवर इज नीडेड फॉर द एम ही हैज सेट, उसे मिल जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने धन कमाया है बेतहाशा खुद के लिए, धन तो उसको धन मिलता है, बेतहाशा धन मिलता है, खुद के लिए नहीं कमाया उसने धन, एक पैसा भी खुद पर खर्चना नहीं चाहता, बेतहाशा धन कमाया है, उसको सारी एड्स, सारी जो उस पब्लिक है उसको दे देती है, पर पहले उसके कोई साथ नहीं आता, वो अकेला चलता है। वो लोगों के लिए, नीडी पर्सन्स के लिए वो पैसा उसने किसके लिए कमाया है? नीडी पर्सन्स के लिए। जैसे वो ऑर्फनेज बनवा देगा, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं उनकी मदद पर लगा देगा, और वहाँ पे अनाथालय बनवा देगा, लेडीज़ के लिए आश्रम बनवा देगा। मतलब स्पिरिचुअल जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सब केतु गाइडेड पर्सन, जिसका 11वें घर में केतु होता है, वही पर्सन बनवा सकता है। शौचालय, बाहर जब लेडीज़ जाती थी तो कितनी प्रॉब्लम होती थी, राहु केतु 5th 11th एक्सिस पर है, तो ये देन भी केतु की है, राहु की है, उसने दुनिया के लिए सोचा। और आप देखेंगे आज इंटरनेशनल लेवल पर ये जो है सुलभ शौचालय बने हुए, ये तो जनता के लिए है ना, उसके अपने लिए अकेले के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के बारे में उसने सोचा। जबकि कोई छोटे काम के लिए सोचता नहीं है, लेकिन उससे पैसा उसको कितना मिला, और वो पैसा भी वो आखिर में चैरिटी कर देता है। क्यों? क्योंकि 12th फ्रॉम 12th है ये, और 12th हाउस इज ऑफ चैरिटी, तो वो उस पैसे को भी चैरिटी में लगा देता है, दवा खाने बनवाता है, दवा खाने में लगा देता है, मेडिसिन, इसीलिए केतु मेडिसिन से भी जुड़ा हुआ है, ये देवताओं का वैद्य है, वैद्य भी कहलाता है। इसमें हीलिंग पावर होती है। भोजनालय, फ्री भोजनालय खुलवा देता है। आपने देखा होगा जगह जगह 5 रुपए या 2 रुपए देकर पूरा भोजन मिलता है, तो वो केतु की ही देन है। तो ऐसे लोगों के लिए वो खुलवा देता है। नीडी लोगों के लिए वो चलता चला जाता है एक अच्छी इंटेंशन के साथ, सिर्फ खाली हाथ था पर माला माल हो गया। जब चला था तो कितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, कितने उसको बीच में अड़चने आ रही थी, लेकिन वो अब उसके साथ मॉब हो गई, सारी दुनिया उसके साथ हो गई। जैसे कि आपने देखा महात्मा गांधी, जिन्होंने और भी कई जो हमारे नेता हुए हैं, उन्होंने, स्पेशली मैं यहाँ पर महात्मा गांधी जी का नाम कोट कर रही हूँ, कि जिन्होंने, जो अकेले चले, उसके बाद पर उनका मकसद क्या था? केतु गाइडेड पर्सन थे, केतु जैसा मकसद था उनका। उन्होंने भारत को आज़ाद कराना था। जब वो भी अकेले ही चले थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, मॉब, पूरे भारतवासी उनके साथ हो गए, उनके उसूलों पर चलने लग पड़े। उन्होंने सारे विदेशी कपड़े अपने सारे जला दिए, आग में जला दिए, और महात्मा गांधी के साथ हो गए, और फिर उनको क्या, हमारे देश को आज़ादी मिली। तो इसी तरीके से, बट हेयर द नेटिव गेट्स अर्निंग तो होती है, उसको पैसा खूब होता है, लेकिन वो उससे डिटैचमेंट शो करता है, पैसे से अटैच होके क्योंकि जब तुम किसी चीज़ के पीछे भागते हो तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी, और जब उसको आप लेट गो कर दोगे, केतु लेट गो करता है, तो वो जो उसको अर्निंग होती है, बहुत धन होता है, उसको पता भी नहीं होता उसके पास कितना धन है, अनकाउंटेड धन होता है, लेकिन वो उससे अटैच नहीं होता, अटैच होके नहीं उसको कमाता। और फिर जो धन आता है उसको ये सोचता है कि मैं 2 रोटी खाने के बाद जो है ये पैसा मैं कहाँ पर लगाऊं, जिससे कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। वो मनी जो कमाता है, अर्न्स विद अ प्योर इंटेंशन, सो गॉड हेल्प्स हिम, चैरिटी कर देता है, क्योंकि 12th फ्रॉम 12th है, सब छोड़कर एक साइड खड़ा हो जाता है दृष्टा की तरह, बिना किसी श्रेय के। वो नहीं कहता कि ये काम मैंने किया है, सिर्फ दृष्टा बनकर देखता है और खुश होता है कि ये काम ईश्वर के द्वारा मेरे थ्रू हो गया है, तो ये कितना अच्छा है, इसमें लोगों की कितनी भलाई होगी। और जो इंसान ऐसे सोचता है तो उसके ऊपर ईश्वर कृपा तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका मोटिव सिर्फ लोगों को मदद करना है। तो उसको वो दृष्टा बनकर देखता है, उसको नेम, फेम, मनी, धन, दौलत
सब कुछ ईश्वर उसको देता है। वो अगर स्पेंड करता है तो स्पिरिचुअलिटी पर स्पेंड करता है और डिटैच्ड वर्ड से डिटैच होकर करता है। केतु गेट्स डिटैच व्हेन इट इज इन 11th हाउस फ्रॉम मॉनिटरी गेन्स, पूरे संसार से, और डिटैच हो जाता है और फिर वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चला जाता है, मेडिटेशन की तरफ, ध्यान की तरफ। वो कहता है मैं अकेला था, अकेला हूँ, और मैं अकेला आया था, अकेला हूँ और अकेले ही जाना है। ये मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण। इस बेस पर ये जो है केतु का मोटिव है। मतलब केतु का अगर हम सोचें, अगर एक लाइन में कहना चाहें तो ये केतु गाइडेड पर्सन की इंटेंशन होती है। वो कहता है कि आई एम द ओनली मीडियम डूइंग माई ड्यूटी, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, एंड ड्यू टू द ब्लिस ऑफ गॉड, जिंदगी के उसको सब सुख मिलते हैं। ना वो कोई जात, ना कोई पात, किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता। अनकन्वेंशनल प्लैनेट है वो, रूढ़िवादिता में विश्वास नहीं है उसको। उसके लिए कोई भी ना ऊंचा है ना कोई नीचा है, बस वो रिसर्च की खोज 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 इसमें ही लिप्त रहता है। गुरु नानक जी कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया। तो वो जो मतलब जितनी आप खोज करोगे, जितने गहरे पानी में उतरोगे, उतने ही आपको समुद्र में मोती मिलेंगे। उसी तरीके से वो अपनी आंतरिक यात्रा पर उतरता है, खोज करता है, और तब उसको सब कुछ लाइफ की सारी सारी खुशियाँ मिलती हैं। बट वो उन खुशियों में लिप्त नहीं होता। रहस्यमयी प्लैनेट है, अपना सब छोड़कर वो इस राह पर चलता रहता है। उसका एम होता है कि मैं दूसरों की कम्युनिटी की मदद करूं। अब 5th हाउस से राहु देख रहा है, आपको पता है ना। राहु इसलिए हमेशा वो कंफ्यूज रहता है। राहु कहता है ये क्या चक्रों में पड़े हुए हो, अपने लिए करो, इतना पैसा कमा लिया अपने पास रखो। लेकिन वो इसको इसलिए टग ऑफ वॉर चलता रहता है, हमेशा कंफ्यूज, टग ऑफ वॉर की स्थिति में रहता है। वो अपने बच्चों को बहुत लाइक करता है क्योंकि 5th हाउस इज ऑफ चिल्ड्रन। तो केतु 5th हाउस को देख रहा है, अपने बच्चों को बहुत लाइक करता है, प्यार करता है, उनके लिए सब कुछ करता है बच्चों के लिए। राहु कहता है बड़े से बड़े हॉस्टल में डालो, बड़े से बड़े स्कूल में डालो, क्योंकि राहु तो दिखाना चाहता है, पर बिना एक दूसरे के एक सिर है और एक नीचे का धड़ है, तो दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए वो बड़े से बड़े स्कूल में तो डाल देता है, लेकिन लेकिन वो लिप्त नहीं होता, उसमें लिप्त नहीं होता। वो बार बार जाकर इंक्वायरी नहीं करता कि इसका पैसा कहाँ कितना लग गया। बस वो उनको बच्चों को एडमिट करा देता है, अच्छे से अच्छी उनको, क्योंकि उसका ये है कि उनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और जो केतु अगर आपका 11वें घर में है तो केतु की एजुकेशन में ज़रूर एक बार ब्रेक जरूर आएगा। अंध विद्यालय, कोड़ी आश्रम, ये सब केतु ही खुलवाता है। बड़े बड़े नेता जो कि जिनका 11वें हाउस में केतु होता है, वो बड़े बड़े नेता बनते हैं। तो उनकी लाइफ में एबेंडेंस होती है, फाइनेंस की एबेंडेंस होती है, सोशल स्टेटस होता है, और वो ड्रामेटिक मतलब ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि राहु क्या है, राहु जो है मीडिया है। और तो इस वजह से ये मीडिया में जा सकते हैं, ये व्यक्ति प्रेजेंटर हो सकते हैं, ये एंकरर हो सकते हैं, फिल्म एक्टर्स हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं। अगर हम इनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इनके को एब्डोमिनल प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन ये जल्दी ही इनकी रिकवरी भी हो जाती है। माँ और दादी, जो आपकी माँ और दादी, क्योंकि जो पेरेंटल साइड को है उसको राहु रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 11वें घर से जो केतु है वो उसको एस्पेक्ट कर रहा है। इस वजह से माँ और दादी के ऊपर आप केतु का एडवर्स इफेक्ट हो सकता है।
अगर केतु का डेंजरस प्लेसमेंट है और सैटर्न के साथ है, तो इट बिकम्स अ हार्मफुल केतु। बट कब, अगर सैटर्न और केतु साथ में हैं तो आपको ये सैटर्न केतु पुत्र से आपको लाभ नहीं लेने देगा, क्योंकि और दूसरी बात, ऐसी प्लेसमेंट आप अगर मेल हैं या फीमेल हैं उसके हिसाब से वुड नॉट अलाउ यू टू बी एबल टू ओन अ हाउस। आपको अपने घर बनाने में भी दिक्कत आएगी, आपका घर नहीं बनने देगा, आपको पुत्र से लाभ नहीं लेने देगा अगर सैटर्न और केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। अब 11वां घर किसका है? प्रॉस्पेरिटी का है, तो ये आप गेन्स का है, एल्डर सिबलिंग्स का है, फ्रेंडशिप का है, सोशल स्टेटस का है। तो केतु जब 11वें घर में होता है तो फेवरेबल फॉर द पर्सन, तो फेवरेबल होता है, दे विल अचीव सक्सेस इन लाइफ बट कैन गिव प्रॉब्लम रिलेटेड टू। अब जब हेल्थ की बात हो रही है तो कान की प्रॉब्लम दे सकता है आपको, हियरिंग प्रॉब्लम दे सकता है यहाँ पर, और स्टमक डिसऑर्डर्स दे सकता है। The native will struggle to keep warm and cordial relationship with siblings। क्यों यहाँ से वो तीसरे घर को देख रहा है, तो सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशंस इतने अच्छे नहीं होंगे, स्पेशली विद ब्रदर्स एंड देयर ओन चिल्ड्रन। अपने बच्चों के साथ, क्योंकि वो 5वें घर को भी देख रहा है, तो अपने बच्चों के साथ और सिबलिंग्स के साथ, स्पेशली ब्रदर्स के साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे केतु जब 11वें घर में होता है। और केतु गिव्स मिसकैरेजेस ऑल्सो। अगर केतु अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है तो केतु कैन बी अ कॉज ऑफ मिसकैरेजेस एट टाइम्स। अब 11वां घर क्या है? डिज़ायर्स का है, तो इसकी केतु की ना लिमिटेड डिज़ायर्स हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा वो डिज़ायर्स नहीं रखता। सोशल लाइफ भी इसकी एवरेज होती है, बाद में जब वो काम करता है तो उसके साथ लोग आ जाते हैं, लेकिन वैसे अदरवाइज उसके फ्रेंड्स कम ही होते हैं। और वो जो है लोगों के साथ मिंगल अप भी नहीं होता बहुत ज़्यादा, दे डोंट गेट मिंगल अप अराउंड विथ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स इधर, कीप देयर इन्वॉल्वमेंट विद लिमिटेड पीपल। बहुत लिमिटेड लोगों के साथ में वो जो हैं अपना रिलेशन रखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाया है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ज़्यादा जानने अभी बहुत कुछ है, शादी के बारे में मेरे को बताना है, विदेश जाने के बारे में बताना है, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताना, और बताना है कि कैसे केतु कैसे मोक्ष पाएगा। तो ये सारे जो हैं एस्पेक्ट मैं आपको इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। So if you liked my video, kindly like, comment, share and subscribe. And in case of any consultation, you can talk to me at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently, and wait for my next video। बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है और बहुत ही रोचक होने जा रहा है, इसलिए बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।